आपको इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बार नाटक के लिए आपके पास केवल 2 ही अटेम्प्ट होंगे। अब आर्किटेक्चर अवेयरनेस में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 अप्रैल 2026 को जब मैंने नाटक का एग्जाम दिया था तो मेरे नाटक के एग्जाम में इन 6 टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान और आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और उन सारे कमेंट्स में एक कमेंट जो आप सबने बहुत बार किया है एंड दैट इज कि सर नाटक के लिए 30 डेज का स्ट्रेटजी लेकर आइए एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए। तो आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 30 डेज के अंदर नाटक एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप नाटक एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस हो तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो नाटक एप्टीट्यूड में आप एक बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं 30 डेज नाटक एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी। तो अगर आप सबने नाटक का फॉर्म अप्लाई कर दिया है और नाटक का फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप सबने डेट्स फाइनल कर लिए हैं कि मैं इस डेट को एग्जाम देने वाला हूं। अब आपने डेट कौन सा फाइनल किया है, चाहे फिर वो अप्रैल में हो या फिर वो मई में हो या फिर आपने लास्ट जून में किया है, राइट। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस बार नाटक के लिए आपके पास केवल 2 ही अटेम्प्ट होंगे और इन अटेम्प्ट को आप 13 जून तक फाइनलाइज कर सकते हो। तो आई होप कि आप सबने नाटा में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, अपने लिए डेट्स फाइनलाइज कर लिए होंगी। और अगर आपके पास अप्रॉक्स 30 डेज हैं तो आज मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और आप नाटा में एप्टीट्यूड सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो अब इस स्ट्रेटेजी को हम बहुत डिटेल में समझ लेते हैं। तो 30 डेज की इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझने के लिए आप सभी को सिलेबस को समझना होगा। सबसे पहले आप सिलेबस को समझो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता, जिनको यही नहीं पता होता कि नाटक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स नहीं होती। जनरली अगर हम जेई वाले मैथ्स की बात करें तो जब आप जेई का एग्ज़ाम देते हो तो वो जो मैथ्स आप तैयार करते हो, वो सारे टॉपिक जो आप तैयार करते हो, इतना डिटेल में जो आप पढ़ते हो, वो नाटक में मैथ्स नहीं आती है। नाटा में जेई की तरह मैथ्स नहीं आता है। नाटा में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, सिर्फ 10th लेवल का मैथ्स होता है एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। तो आपको ये अपनी माइंड में पहले क्लियर समझना है कि जेई के लिए जिस तरीके से आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे थे यहाँ पर वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर काम करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसका सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए, एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो मैंने आपकी दूर कर दी कि नाटा में जेई वाला मैथ्स नहीं आता है। नाटा में मैथ्स की जगह पर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं। चलो अब इसके सिलेबस को थोड़ा हम और डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये जो सिलेबस है, राइट, यहाँ पर मैंने इसको कुछ टाइटल्स दिए हैं, जैसे आर्किटेक्चर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलती है, लॉजिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलता है, एस्थेटिक सेंसिटिविटी, जनरल अवेयरनेस एंड विजुअलाइजिंग एबिलिटी। अगर मैं बात करूं कि मेजरली कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो ये 6 टॉपिक्स आपको नाटक के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नाटक का आपको कोई डिटेल सिलेबस मिलेगा, लाइन बाय लाइन, टाइटल बाय टाइटल आपको बताया जाएगा, तो नाटक का जो ब्रोचर है उसमें भी कोई ऐसा डिटेल में सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, राइट। तो आपको बेसिकली इन 6 एरियाज को कवर करना है और यहाँ पर अगर आप अपनी पकड़ बना लेते हो इन टॉपिक्स पर तो फिर नाटा में आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम बात करें विजुअलाइजिंग एबिलिटी की, तो इसमें आपको 2D एंड 3D विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, राइट। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको पैटर्न, सीक्वेंस पर क्वेश्चंस मिलते हैं। 4 अप्रैल 2026 को जब मैंने नाटक का एग्जाम दिया था तो मेरे नाटक के एग्जाम में इन 6 टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस मैं आज आपको दिखाने वाला हूं और उनके थ्रू मैं आपको सिलेबस को समझाने वाला हूं, राइट। तो आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। अब आर्किटेक्चर अवेयरनेस पर जो क्वेश्चन आते हैं
वो आपसे फेमस बिल्डिंग्स के बारे में आएंगे, उन बिल्डिंग की स्टाइल के बारे में आ सकते हैं। जैसे आपको लोटस टेम्पल की फोटो दी जा सकती है, उसका स्टाइल पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आपको आर्किटेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, आर्किटेक्ट ले कॉर्बूजियर, आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद, फ्रैंक लॉयड राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि कुतुब मीनार को किस रूलर ने बनवाया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एस्थेटिक सेंसिटिविटी को लेकर, राइट। आपका जो क्वेश्चन है आपको जो मिलेगा दैट कैन बी रिलेटेड टू कलर। कलर पर हो सकता है कि प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कलर कौन कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन से, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से हैं। एंड इन द लास्ट आपसे बेसिक मैथ्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्योमेट्री पर आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इन टॉपिक्स को मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू भी बताऊंगा कि मेरे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में कवर करना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अगर आप इन सारे एरियाज को डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड हमारी लाइव क्लासेस में हम आपको ये पूरा सिलेबस डिटेल में कवर कराएंगे। एंड अभी नाटक की प्रिपरेशन के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। और आपको किसी भी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो और डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। विजुअलाइजिंग एबिलिटी, तो देखो अब विजुअलाइजिंग एबिलिटी पर कैसे क्वेश्चन आते हैं मेरे एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली जेई का है, बट मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है कि नाटा में मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। एंड आपके भी नाटक के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली 2D विजुअलाइजेशन पर एंड 3D विजुअलाइजेशन पर। तो यहाँ पर क्या आपको कि यहाँ पर आपको एक 3D फिगर दिया गया है, राइट। अब आपको क्या करना है कि आपको इसका बेसिकली टॉप व्यू बताना है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको विजुअलाइजेशन के मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इफ अ स्क्वायर पिरामिड इज व्यूड फ्रॉम द टॉप व्हाट शेप इज सी। तो अगर स्क्वायर पिरामिड को आप ऊपर से देखोगे तो वो आपको एक स्क्वायर की जैसा दिखेगा, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि ये शेप तो चेंज हो नहीं सकती आपकी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल अवेयरनेस, राइट। तो चलो अब देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस से आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि रेड फोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है, ताजमहल की लोकेशन कहाँ पर है, कुतुब मीनार का लोकेशन कहाँ पर है, राइट, चार मीनार की लोकेशन कहाँ पर है। तो लोकेशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए, कि कौन सी कंट्री थी जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया, तो कौन सी थी, दैट वाज फ्रांस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सीक्वेंस पर आ सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो मेरा जो एग्जाम हुआ था उसमें एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, नंबर्स एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मैंने यहाँ पे आपको एक रेफरेंस के लिए दिया है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर 2, 6, 12, 20 एंड नेक्स्ट आपको बताना था, ओके। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 2 12 6 20 12, राइट। तो 2 में आप कितना ऐड करोगे, +4, तब आपका 6 आएगा। अब 6 में आप कितना ऐड करोगे, +6, राइट। फिर इसके बाद आप 12 में कितना ऐड करोगे, +8, राइट। एंड देन फिर आप 20 में कितना ऐड करोगे, तो 4 6 8 अब 10, राइट। तो कितना आंसर आएगा आपका, 30। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एस्थेटिक सेंसिटिविटी। तो एस्थेटिक सेंसिटिविटी से कैसा क्वेश्चन आया था, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रपोर्शन, डिजाइन प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी पार्ट में आते हैं। तो इस पार्ट में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर व्हाट, राइट। तो एस्थेटिक सेंसिटिविटी में आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं दैट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लाई, राइट। आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कलर व्हील पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, राइट। सो अपोजिट ऑन द कलर व्हील। तो कलर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एस्थेटिक सेंसिटिविटी में देखने को मिलते हैं।
आर्किटेक्चरल अवेयरनेस। अब आर्किटेक्चर अवेयरनेस में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? फेमस बिल्डिंग्स पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका स्टाइल कौन सा है, क्या उनका स्टाइल फ्यूचरिस्टिक है, न्यू फ्यूचरिस्टिक है, मॉडर्न स्टाइल है, पोस्ट मॉडर्न है। इस तरह से क्वेश्चंस उनके स्टाइल्स पर आ सकते हैं। तो आपको बिल्डिंग के सारे स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, इंडियन आर्किटेक्ट्स फेमस कौन कौन से फॉरेन आर्किटेक्ट्स फेमस हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि आर्किटेक्चर अवेयरनेस की एक एग्जाम्पल की क्वेश्चन की, तो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हु डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़, कि चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया? आर्किटेक्ट ले कॉर्ब्यूसियर। अब एक क्वेश्चन में आपको ऐसा बताने वाला हूं कि आपको लगता होगा कि नाटा में ये क्वेश्चन आ भी सकता है या नहीं आ सकता, और मैथ्स को लेकर आपको बहुत कंफ्यूजन थी, वो मैंने आपकी क्लियर कर दी कि नाटा में मैथ्स नहीं होता है, बेसिक मैथ्स होती है जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, राइट। अब मेरे एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन आया था बेसिक मैथ्स से, आप देख सकते हो कि मेरे एग्जाम में मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, राइट। तो x/2 + 3 = 7, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो बेसिक मैथ से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी होते हैं, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हो सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। और अभी जो पैटर्न नोट किया है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर में ज्योमेट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अभी के टाइम पे ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाटक एग्जाम देने जा रहे हो तो ज्योमेट्री के टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो चलो, अब हम सबने सिलेबस को बहुत डिटेल में समझ लिया है, अब हम समझते हैं कि वो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। आज से 10 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था नाटक का, एंड ट्रस्ट मी, आई विश कि कोई मुझे बता रहा होता जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, ये सारे मिस्टेक्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है, और आपको याद रखना है कि आपको इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपका स्कोर गिर सकता है और आपको एक अच्छा परसेंटाइल नहीं मिल पाएगा। और सिंपल सी बात है, अच्छा परसेंटाइल नहीं होगा, अच्छा स्कोर नहीं होगा, तो आपका जो टॉप कॉलेज में लेने का सपना है वो टूट जाएगा। सेप्ट अहमदाबाद आपको पता ही है, नाटा का स्कोर बहुत वैल्यू रखता है वहां पर। नाटा में स्कोर अच्छा है, यू विल गेट द एडमिशन। जामिया की बात करें तो जामिया में अगर आपका नाटा का स्कोर अच्छा है तो आपको एडमिशन इजिली मिल जाता है। तो फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, दैट इज अबाउट प्लानिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई प्लानिंग नहीं करते, राइट। सीधा एग्जाम का फॉर्म भर देंगे, डेट फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद में वो प्लान करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने सीधे गए, लैपटॉप पे बैठे, एंड देन फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कल पेपर दे रहा हूँ, एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया, डेट फाइनलाइज कर दिया, फिर आप सोच रहे हो कि अब इसकी तैयारी क्या करूँ, इसका सिलेबस क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको तूफान के आने का इंतजार नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि डिजास्टर आएगा एंड डिजास्टर आप सामने से देखोगे कि हाँ तूफान आ रहा है, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि चलो अब हम अपने घर के अंदर जाते हैं, अपने वॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपको तूफान के आने से पहले, एग्जाम के आने से पहले अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत करना है, राइट। तो चलो, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। पहले सबसे पहले प्लानिंग करनी है प्रॉपर कि कब आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या मेरी स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से मुझे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने वीक्स में कवर करना है। 4 वीक्स में कवर कर रहा हूं तो 4 वीक्स के अंदर किस किस वीक में, किस किस फेज में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। हर चीज की आपके पास डिटेल प्लानिंग होना जरूरी है, तो बिना प्लानिंग के नहीं करना है। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं कि अपने वीक एरियाज को इग्नोर करते हैं। तो लेट मी टेल यू कि हर स्टूडेंट का, हर एस्पिरेंट का, जो भी इस एग्जाम में बैठते हैं, उन सबका कोई ना कोई वीक एरिया होता है। किसी स्टूडेंट का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड बहुत वीक होगा, किसी की आर्किटेक्चर अवेयरनेस बहुत वीक होगी, किसी का बेसिक मैथमेटिक्स बहुत वीक होगा, और इसके अलावा बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती हैं जिनमें एक स्टूडेंट वीक हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको उस वीक एरिया को इग्नोर नहीं करना है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि मैं इस पॉइंट पर बहुत वीक हूं, और अगर एग्जाम में ये पॉइंट पर क्वेश्चन आया तो वो मिस हो जाएगा और मेरा इस रैंक एंड स्कोर नीचे जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। जिस तरीके से आप जब पबजी खेलते हो तो आप अपने एनिमी को आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ मेरा एनिमी है और मुझे ऐसे इसको किल करना है। आप ये नहीं करते कि आपने एनिमी को देख लिया, आप उसको इग्नोर कर रहे हो एंड चले जा रहे हो, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो दैट दिस इज माय एनिमी। इसी तरीके से आपको अपने वीक एरियाज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
नाटा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इस कंपटीशन में अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो फिर आपका स्कोर बहुत लो आएगा। ना द थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज स्किपिंग मॉक्स। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर हमने मॉक दे दिया और हमारे मार्क्स कम आ गए तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। मॉक्स आप देते इसीलिए हो कि आपका कॉन्फिडेंस अगर ओवर हो तो वो थोड़ा नीचे आ जाए, आप अंडर कॉन्फिडेंट ना रहो और आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहो। आपको बैलेंस रखने के लिए मॉक होता है, राइट। मान लीजिए अगर एक मॉक बहुत ईजी था, आप ऐसे मॉक्स दे रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं और आप जल्दी जल्दी उनको करते जा रहे हो तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एग्जाम में उसका उल्टा हो सकता है, राइट। एग्जाम तो ईजी आने वाला नहीं है कि इतना ईजी कि आप तुरंत तुरंत टिक करते जा रहे हो। एज अ फैकल्टी अगर हमको क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि यस सम क्वेश्चंस आर वेरी टफ, तो फिर आपको भी टफ लगेंगे और जेन्युइनली आपको लगेंगे, लाजमी है। तो आपको मॉक्स को इग्नोर नहीं करना है, आपको मॉक्स को देना है। इससे आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलती है। अभी जब 4 अप्रैल 2026 को जब मैंने एग्जाम दिया था तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस मेरे मिस हो गए थे। क्यों मिस हो गए थे? उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद टिक करने का जो टाइम था वो नहीं बचा। क्वेश्चन पढ़ा, 2-3 क्वेश्चन थे जो बहुत लेंदी आए थे, पढ़ने में टाइम लगा, एक बार नहीं 2 बार रीडिंग करनी पड़ी क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, एंड उनको आंसर आते हुए भी टिक जब तक करने थे टाइम खत्म। अगर मॉक की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप इश्यू फेस नहीं करोगे। तो आपको मॉक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको मॉक्स देने हैं। न्यू टॉपिक्स लेट। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम से 4 to 5 डेज पहले न्यू टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट, और पूछते हैं कि सर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ लें। एग्जाम आपका आने वाला है, आप न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। अगर आप न्यू टॉपिक्स पढ़ भी लेते हो तो फिर भी आप उनको एग्जाम में नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे। 4 to 5 डेज के बाद आपको कैसे याद रहेगा? और भी टॉपिक्स पढ़ोगे और इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो आपको एग्जाम के लिए 4 to 5 डेज में जब टाइम आ गया बहुत करीब हो, तो आपको न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। नाउ द लास्ट मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और उस मिस्टेक का नाम है पुअर टाइम मैनेजमेंट। और ये वो मिस्टेक है जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स करते ही करते हैं। कैसे? इसको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में ये मिस्टेक आपसे रिपीट ना हो। एग्जाम में आपको, नाटा के एग्जाम में आपको 108 सेकेंड्स मिलते हैं। कितना टाइम मिलता है आपको? 108 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट जब नाटा का ब्रोशर पढ़ता है या उनको पता चलता है कि 108 सेकेंड्स मिलते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि वाह 108 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है, एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आराम से फिर बैठ के टाइम पास करेंगे। ये 108 सेकेंड्स में से सबसे पहले 8 सेकेंड्स को बाहर करो। ये जो 8 सेकेंड्स का टाइम है ये आप रखो आंसर को क्लिक करने के लिए, फिर इसको सबमिट करने के लिए, राइट। अगर आप 4 या 5 सेकेंड्स पर करोगे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन कर देगा, उसको प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है। तो ये जो 8 सेकेंड्स का टाइम है आप ये मान के चलो कि आपको आंसर को टिक करना है एंड सबमिट करना है। अब ये जो 100 सेकेंड्स हैं, राइट, आपके पास कितने बचते हैं? 100 सेकेंड्स। इस 100 सेकेंड के अंदर 100 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 100 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। ये जो 8 सेकेंड है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, इसके अंदर आप गैस वर्क करो, चूज कर लो कि कौन सा टिक करना है, सबमिट कर दो। ज़रा सा भी आपने मिस्टेक किया, आपने सोचा कि नहीं 4 सेकेंड्स रह जाएंगे तब टिक करूँगा, 3 सेकेंड्स रह जाएंगे तब टिक करूँगा, आगे मूव हो जाएगा, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको हर वीक के लिए एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि हर वीक में आपका क्या टारगेट होगा। तो वीक 1 में आपका टारगेट होगा विजुअलाइजिंग एबिलिटी को कंप्लीट करना, जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करना। वीक 2 में आप लॉजिकल रीजनिंग कवर करोगे एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी कवर करोगे। एंड थर्ड वीक में आप आर्किटेक्चर अवेयरनेस एंड बेसिक मैथ्स कंप्लीट करोगे। 3 वीक्स के अंदर आपको अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, हर चैप्टर को पढ़ना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, चैप्टर पढ़ा नहीं है, सीधा मॉक दे रहे हैं या सीधा टेस्ट दे रहे हैं या फिर डायरेक्टली एग्जाम दे रहे हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, जब आपने पढ़ा ही नहीं है वो चैप्टर, आपको पता ही नहीं है कि कॉफरडेम्स क्या है, आपको पता ही नहीं कि ग्रीन ब्रिक्स क्या होता है, राइट, आपको यही नहीं पता कि फ्लाई ऐश ब्रिक को बर्न नहीं करते,
आपको यही नहीं पता कि फ्लाई ऐश ब्रिक को बर्न क्यों नहीं करती, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इतना पॉपुलर होने के बाद भी फ्लाई ऐश ब्रिक इतना एनर्जी एफिशिएंट होने के बाद भी उसको यूज़ ही क्यों नहीं कर रहे हम। तो ये सारे आंसर्स आपको पता चलते हैं जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ते हो। तो इन 3 वीक्स में आपका टारगेट है अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट से भी ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर एक प्लान बता दो कि कितने घंटे हम पढ़ाई करें, राइट, कि कितने नंबर ऑफ आवर्स हमें क्या करना है, ये डिटेल में बता दो। तो देखो, आज मैं आपको एक डेली रूटीन बता रहा हूँ, 30 डेज की स्ट्रैटेजी का डेली रूटीन है, राइट। तो आपको यही फॉलो करना है फिलहाल। तो देखो, 2 आवर्स बेसिकली आपको रखना है कि जिसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, वो चैप्टर पढ़ोगे, उसका बैकग्राउंड समझोगे, उसकी डिटेल समझोगे, राइट। कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हो, ब्रिक मेसनरी आपने चूज कर लिया, राइट, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आपने चूज कर लिए, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल टर्म्स आपने कर लिए, कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म्स आपने पढ़ लिया, वो एक टॉपिक आप कोई भी कवर करोगे इन 2 आवर्स में। अब ये 2 आवर्स में आप चाहो तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो कि आपको सेल्फ स्टडी से करना है, राइट। सेल्फ स्टडी से करोगे, जब पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा डाउट्स आपको आएंगे। ऐसा क्यों नहीं, वाई दिस, वाई नॉट दिस, वो आपको टैकल करना है कि आपको कैसे डाउट्स को सॉल्व करना है, खुद ही आपको खुद से करना है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो टॉपिक को पूरा कंप्लीट करवाना, पूरे आपके डाउट सॉल्व करना, वो आपका लाइव क्लासेस में हो जाता है। तो जहां आप सेल्फ स्टडी में 2 आवर्स में आई डोंट नो कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट लाइव क्लासेस में आप वो कवर कर लोगे, अपना पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया एंड आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, डाउट्स भी सॉल्व हो गए इसी 2 आवर्स के अंदर, राइट। तो बेसिकली आप इन 2 आवर्स में क्या कर रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे 3 वीक्स के अंदर। नेक्स्ट वी हैव 1 आवर। अब ये 1 आवर आपको क्या करना है, ये 1 आवर आपको दिया जाता है रिविजन के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए, ओके। तो पहले आपको क्या करना है कि 2 आवर्स में कॉन्सेप्ट बिल्ड किया आपने, सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो कर सकते हो, बट लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, डाउट एक भी नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपको डाउट खुद से सॉल्व करने पड़ते हैं, खुद ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा, गूगल पे एआई पे सर्च करते रहिए, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, एग्जाम बहुत पास आ जाएगा, राइट। इस 1 आवर में आपको प्रैक्टिस करनी, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हो, राइट। रीजनिंग का आपने टॉपिक पढ़ा तो रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो 3 आवर्स हैं ये आपको देने ही देने हैं। अब एक और ऐसा सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है और ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, सर मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत ही क्या है। सर हमने तो सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, डायरेक्टली एग्जाम देने जाएंगे, आंसर कर देंगे, हो गया हमारा मॉक। सर मॉक्स देते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, मार्क्स कम आते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। मॉक्स देते हैं, पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है बहुत नॉलेज है, पूरी बुक खत्म कर ली, लेकिन जैसे ही हम मॉक देना स्टार्ट करते हैं, मॉक सबमिट किया, मार्क्स देख के सर कॉन्फिडेंस इतना लो चला जाता है, इतना लो चला जाता है कि फिर दूसरा मॉक देने की हिम्मत ही नहीं होती। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट का केस नहीं है, ऑलमोस्ट 80 to 85% स्टूडेंट यही करते हैं कि एक मॉक देने के बाद दूसरा मॉक नहीं देते। मॉक में मार्क्स कम आए, मॉक्स देना बंद करते हैं, मॉक को एनालाइज नहीं करते कि मॉक में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, राइट। तो पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है दैट इज कि मॉक आपको देना ही देना है, राइट। 7 फुल मॉक्स आपको देने हैं, ये आपका 4th वीक की स्ट्रैटेजी है, ओके। 7 वीक का मतलब कि एक दिन में आपको एक मॉक देना ही देना है। अब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको चेक करना है कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। अगर मैंने कोई क्वेश्चन करेक्ट किया तो वो क्यों करेक्ट है, उसके जो 3 ऑप्शंस जो मुझे मिले हैं वो क्यों इनकरेक्ट है, आपको उन्हें एक्सप्लोर करना है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे का आपने क्वेश्चन सुना, जैसे मेरे एग्जाम में आया था कि कुतुब मीनार को किस रूलर ने बनवाया, राइट, ये ताजमहल कहाँ पर लोकेटेड है, तो अब उसका 3 लोकेशन मेरे पास है, राइट, जो इनकरेक्ट है। तो उन 3 लोकेशन से या उन 3 बिल्डिंग्स के बारे में भी मुझे पढ़ना है, मुझे रिसर्च करना है, राइट, हमें इनको समझना है, लाइव क्लासेस में उनको पूछना है, ओके। तो ये आपको एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया सही वाले क्वेश्चन का कि सही है तो क्यों। अब आपको गलत वाले पे फोकस करना है कि मेरा ये जो क्वेश्चन था मैंने इसको सॉल्व किया तो ये गलत क्यों आया, ऐसा क्या पॉइंट है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में अभी तक गलत ही फिट है, राइट। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि ये मेरा गलत क्यों गया, आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है, राइट, उसकी अपनी फाउंडेशन आपको बिल्ड करनी है और उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है
कि वाई दिस वन इज करेक्ट एंड वाई द 3 आर इनकरेक्ट। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो करेक्ट उनका हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो उसको एनालाइज नहीं करते। बाकी के 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो इनकरेक्ट क्यों, ये भी आप पढ़ो, क्योंकि आज नहीं तो नाटक के सेकेंड अटेम्प्ट में वो आएंगे आपके सामने, राइट। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करो, गलत को भी आपको एनालाइज करना है, आपके जो सही है उनको भी एनालाइज करना है, राइट। तो 4 ऑप्शंस जो होते हैं आपको 4 ऑप्शंस को एनालाइज करना है, अपनी प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करते रहना है। अब एक और क्वेश्चन का आंसर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब हम मॉक देते हैं तो उसके बाद हमारे मार्क्स कम आते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो देखो, कॉन्फिडेंस आपका लो होता है, होने दो, राइट। आपको अपने मार्क्स को नहीं देखना है, आपको ये नोटिस करना है कि आपके क्वेश्चंस इनकरेक्ट क्यों हो रहे हैं। आपको अपनी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको आपको करेक्ट करना है, आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। दिस इज नॉट योर फाइनल मार्कशीट, राइट। जब आप नाटक का एग्जाम दोगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर फाइनल मार्क्स। तो मॉक्स पे कितने मार्क्स आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसको एनालाइज करते हो कि नहीं, कि गलत है तो क्यों है, सही है तो वो क्यों सही है। टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम। अब देखो, आज से 10 साल पहले जब मैंने नाटक का एग्जाम दिया था तो मुझे पता ही नहीं था कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। तो लेट मी टेल यू कि आज के टाइम में 108 सेकंड्स का टाइम आपको मिलता है एग्जाम में, और मैंने आपको अपने एनालिसिस से बताया कि आपके पास ओनली 100 सेकंड्स होते हैं, 8 सेकंड्स को आपको भूल जाना है, राइट। अब आपको 100 सेकंड्स में क्या करना है कि आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है, ओके। 8 सेकंड्स को आप सेव करके रखोगे कि इसमें मुझे तुक्का लगाना है, गैस वर्क करना है, अगर नहीं आता है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि नहीं इसका तो मुझे आंसर नहीं आता तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ बिना लगाए। नाटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो स्मार्टली आपको यही करना है कि आपको तुक्का लगाना है, आपको गैस वर्क करना है, क्योंकि अगर करेक्ट गया तो आपको मार्क्स मिलने ही हैं, राइट। जेई की तरह नहीं है कि आपने अगर लगा दिया, टिक कर दिया आंसर तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, तो सॉल्व क्वेश्चंस स्मार्टली। अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन है तो आपको वो एक बार आपने पढ़ा, राइट, आंसर कर लिया, अब आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 सेकेंड्स मिले, आपने क्वेश्चन को पढ़ा एंड आपने 50 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर लिया, फिर आपको उसको दोबारा से रिव्यू करना है। इस मिस्टेक को बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ा, एक बार में आ गया एंड तुरंत उन्होंने उसको टिक कर दिया, 20 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया, तुरंत सबमिट कर दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। 50 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लिया आपने, दोबारा से उसको रिव्यू करो, उसको चेक करो कि कहीं ये गलत तो नहीं है। जैसे ही आप उसको रिव्यू करोगे, सेकेंड टाइम में अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा एंड देन फिर आपको 100 सेकंड्स के बाद आपको सबमिट कर देना है। नाउ सेकेंड है आपका एलिमिनेशन टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, तो 95% के स्टूडेंट के केसेस में क्या होता है कि आपको ए के बारे में पता होगा कि ये आंसर गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं है। आपको डी के बारे में पता होगा कि ये भी आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको बी एंड सी में से आप फंसोगे। हमेशा हर स्टूडेंट 2 आंसर्स के बीच में जाके फंस जाता है, राइट, कि बी करेक्ट है या सी करेक्ट है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, राइट। तो 2 ऐसे आंसर होंगे जो आपको लगेगा यार बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, ए एंड डी का मैं 100% कन्फर्म हूँ, ये दोनों नहीं। अब आपको स्मार्टली प्ले करना है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको बी लग रहा है, बी टिक कर दो, सी लग रहा है, सी टिक कर दो, कोई भी एक चूज करके आओ, सिलेक्ट करो, आंसर सबमिट कर दो। ये मत सोचो कि नहीं मुझे तो एकदम आएगा तभी इसको सॉल्व करूँगा, नहीं आता तो स्किप कर दूँगा। नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको मार्क्स मिल सकते हैं तो क्यों ना किया जाए, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है, स्मार्टली आपको प्ले करना है, एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज करनी है, जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ द थर्ड इज डोंट हरी इन सबमिटिंग, कि अब आपको क्या करना है, हरी अप नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर लिया, 40 सेकेंड्स में सॉल्व कर लिया, 50 में कर लिया, 80 में कर लिया, तो आप सबमिट करने के बाद में तुरंत आगे मत बढ़ो। आप 100 सेकेंड्स के कंप्लीट होने का वेट करो, अपने माइंड को रिलैक्स दो कि ये क्वेश्चन मेरा हो गया, टिक मैंने कर रखा है, बस मुझे डिपॉजिट पर क्लिक करना है। डिपॉजिट पर माउस के कर्सर को आप लगा के रखो
कि आपको 800 के पार जैसे टाइम जाएगा आई विल टेक इट। सबमिट करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, 100 सेकंड्स का टाइम कंप्लीट होने दो और माइंड को भी रिलैक्स कर लो। अगर आपको रिलैक्स करने के लिए 30 सेकंड्स भी मिल रहे हैं, 40 सेकंड्स भी मिल रहे हैं, तो यूज़ इट, क्योंकि अगर आप जल्दी सबमिट कर दोगे आगे भागने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। टाइम आपका वही जो आपको मिलेगा 108 सेकंड्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाओ, राइट। तो आपको उसको यूटिलाइज करना है, क्लियर। तो आपको हरी अप नहीं करना है कि आपको आगे भागना है, राइट। वेट करो, क्वेश्चन हो गया, रिलैक्स करो, जितना कूल एंड काम रहोगे उतना अच्छे से कर पाओगे। नाउ द लास्ट इज अ रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब रिविजन स्ट्रैटेजी का क्या है, सर क्या ऐसा करूं कि पहले किताब पढ़ना स्टार्ट करूं, नोट्स बनाना स्टार्ट करूं, सर क्या करूं? तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूं कि सबसे पहली बात तो नोट्स मत बनाओ। अगर 30 डेज के अंदर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अच्छा स्कोर लेके आना है, अच्छा परसेंटाइल लेके आना है, तो प्लीज़ 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 डोंट मेक नोट्स। 30 डेज में नोट्स नहीं बनाने हैं। 30 डेज में नोट्स बनाकर किसी को दिखाना नहीं है आपको, राइट, कि दीज आर माई ब्यूटिफुल नोट्स। जो आपको बुक्स मिली हैं उन्हीं ही बुक्स में आप हाईलाइट करो एंड देन हाईलाइट करने के बाद उन्हीं को आप एज अ रिविजन के लिए यूज़ करो। दोज बुक्स आर योर नोट्स। 30 डेज में सारा टाइम नोट्स बनाने में लगा दोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ कंप्लीट नहीं होगा। डोंट मेक नोट्स। तो ये सबसे बेवकूफ़ी, सबसे स्टूपिड स्ट्रैटेजी है कि आपके पास 15 डेज है या 30 डेज है और आप नोट्स बना रहे हो बैठ के, फिर उनको हाईलाइट कर रहे हो। बुक्स अवेलेबल हैं, बुक परचेज करो। स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी की बुक्स आप परचेज कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बुक्स खरीदो एंड उन्हीं पर आप हाईलाइट करो, राइट। तो नोट्स नहीं बनाने हैं। अब रिवीजन की बात कर ले तो रिवीजन कैसे करना है, कितना इंटरवल होना चाहिए, राइट। तो रिवीजन आपको क्या करना है कि रिवीजन में आप गैप नहीं करना है। आपको हर दिन 1 आवर 2 आवर्स रिवाइज करना है, रिवीजन को देना है। आपको ये नहीं छोड़ना कि मैं 1 वीक के बाद करूँगा, राइट। जैसे जैसे आप रिवीजन को अवॉइड करोगे वो कंपाइल होकर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप ऑलमोस्ट सब कुछ भूल जाओगे। इट शुड बी कंटिन्यूस कि आपको डेली करना है रिवाइज। 1 आवर आपको डेली पढ़ना है। 4 अप्रैल 2026 को जब मैं नाटक एग्जाम देने गया था, ट्रस्ट मी आई डिड नॉट रिवाइज अ सिंगल थिंग एंड आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, सब याद था। वाई? बिकॉज आई रिवाइज एवरी डे। तो आपको एज ए टीचर ही सोचना है कि आपको हर दिन रिवीजन करना है, कि आपको पर्टिकुलरली कोई टाइम की ज़रूरत ना पड़े कि आपको ठीक है आज टाइम निकालूंगा, संडे को निकालूंगा एंड देन आई विल रिवाइज। नो, डोंट डू दैट मिस्टेक। हर दिन रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। सो रिवाइज डेली। इट कैन बी 1 आवर और इट कैन बी 2 आवर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू कि जितना आपको टाइम लग रहा है, जितने घंटे आप देना चाह रहे हो, बट आपको डेली रिवीजन करना है। एंड फाइनली अब वो दिन आ गया है जब आपका नाटक का एग्ज़ाम है। तो अब आपको क्या करना है, कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आपका एग्ज़ाम है और वो दिन जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आपके एग्ज़ाम का दिन, आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन आ गया है, राइट। अब आपको करना क्या है, तो एग्ज़ाम आपका कल है और आपको जीतना भी है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अच्छे से स्लीप लेना है, राइट। तो स्लीप वेल। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम से एक नाइट पहले वो बहुत पढ़ते हैं, फुल नाइट वो स्टडी करे जा रहे हैं, राइट। एग्ज़ाम में जाके माइंड आपका फुल हो गया है, फुल नाइट आपने स्टडी किया है, आप अच्छे से एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चंस होंगे जो जनरली कॉमन सेंस को यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो, वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने फुल नाइट स्टडी करके अपनी मेमोरी को फिल कर दिया है, राइट। तो ऑलरेडी आपकी मेमोरी स्टोर करने की कोशिश कर रही है, जो आपने फुल नाइट पढ़ा है उसको रिटेन करने की कोशिश करेगी, तो स्पेस है ही नहीं आपके पास मेमोरी में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से आपको नींद लेनी है 7 to 8 आवर्स की, ताकि आप फ्रेश फील करो। नेक्स्ट, एग्ज़ाम सेंटर पे आपको जल्दी पहुंचना है, 30 मिनट्स पहले आपको पहुंच जाना है। नेक्स्ट, स्टे काम। ये मत सोचो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। जो होना था हो गया, जो रायता आपने फैलाया था वो फैल चुका है। आपने अच्छे से अगर कंपाइल किया है, नोट्स को अच्छे से पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। प्रैक्टिस की है,
मॉक टेस्ट लगाए हैं, एग्जाम अच्छा होने वाला है, नहीं लगाया तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो आपको ज़्यादा एंजाइटी में नहीं आना है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। तो इन शॉर्ट आपको खुद को कूल एंड काम रखने की कोशिश करनी है। लास्ट, रीड केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नाटा के एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 टाइम्स यू हैव टू रीड इट। पहली बार सॉल्व करो, पढ़ा, सॉल्व किया। सेकेंड, टाइम बच रहा है, पढ़ना है, सॉल्व करना है, देन आंसर सबमिट। 2 बार आपको पढ़ना है। नाउ लेट्स कम टू द ड्राइंग पार्ट। ड्राइंग में जो आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, A1, A2, A3, राइट। अगर हम इस टाइम की बात करें तो 4 अप्रैल को लोगो आया था, राइट। एक बाइसिकल का शॉप था रिपेयरिंग का, उसके लिए लोगो बनाना था। तो उस क्वेश्चन को आपको 3 बार पढ़ना है। ड्राइंग में जितने भी क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3D किट का होगा, जिसमें आपको 3D किट को यूज करके एक मॉडल बनाना होगा, राइट, कॉनिकल शेप में या कोई भी शेप जो आपको एग्जाम में दिया जाए। तो उस 3D वाले क्वेश्चन को आपको 3 बार पढ़ना है, और ड्राइंग के जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी आपको 3 बार पढ़ने हैं, राइट। एंड पढ़ने के बाद आपको उन क्वेश्चंस पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट करना है। जैसे आपको 3 कलर्स यूज करने हैं, तो 3 कलर्स को आप हाईलाइट कर दो। आपको ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना है, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट को हाईलाइट कर दो। कंपोजिशन कौन सा बनाना है, कॉनिकल बनाना है, तो कॉनिकल को हाईलाइट करो। आई हैव सीन कि 3D मॉडल का किट का यूज करके कॉनिकल शेप बनाना था, एंड आई हैड सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉनिकल क्वेश्चन में था लेकिन उन्होंने कुछ और ही बना दिया। वो कॉनिकल आपको हाईलाइट करना है। ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना था, कुछ और ही यूज कर दिया, कलर भी यूज कर दिया, फिर बाद में उनको पता चला कलर यूज करने ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। तो आपको नाटा एप्टीट्यूड क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ना है, एंड ड्राइंग के क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है और हाईलाइट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको लास्ट 30 डेज के लिए, अगर आपको 30 दिन है तो उनके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई कि कैसे आप नाटा एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आई होप कि आप सबको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एंड आई विश कि 10 साल पहले जब मैंने नाटक का एग्जाम दिया था, तो काश आज जिस तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं, काश उस तरह से कोई और प्लेटफॉर्म भी होता जो हमें गाइड करता, राइट। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से बहुत सारे कमेंट्स कीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। आप सबके कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जब हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं और हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करने हैं, आपके कमेंट हमारे मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आप नाटा एंड JEE पेपर 2 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और बहुत सीरियस हो और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स, अच्छी परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से नाटा एंड JEE पेपर 2 के एग्जाम के प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। एंड हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM है, जिसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप नाटा एंड JEE पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो लेट मी टेल यू कि फिर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहिए। अब इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज का मतलब है कि ऐसी फैकल्टीज जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया है, फील्ड में 5 ईयर्स तक काम किया हो और उन्होंने एकेडमिक्स में भी काफ़ी टाइम तक पढ़ाया हो। तो ऐसी फैकल्टीज आपको मिलती है स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में। तो अगर आप स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी ज्वाइन करते हो तो आपको ड्राइंग एंड आपको जनरल एप्टीट्यूड, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, इस तरह के तमाम टॉपिक्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है फैकल्टी के पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से। इसके साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो आप अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना, हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लैपटॉप उठाइए और हमारी वेबसाइट पर जाइए। हमारी वेबसाइट है www.ssacec.in, और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो आपके सामने होम टैब ओपन हो जाती है। अब आपको होम टैब पर एक येलो कलर का बॉक्स देखने को मिलता है, आपको बस इस टैब पर क्लिक करना है और जैसे आप इस टैब पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। अब बस आपको इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है और बुक हो जाती है आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लैपटॉप उठाइए और फ्री डेमो क्लास बुक कीजिए। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।